हेलो ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टोकन। सी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे टोकन्स डिफाइन किया हुआ है जिसके हेल्प से हम लोग प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। टोकन को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि टोकन स्मॉलेस्ट यूनिट होता है प्रोग्राम का जिसके हेल्प से प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब है प्री डिफाइंड वर्ड, रिजर्व वर्ड जो ऑलरेडी सी लैंग्वेज के अंदर डिफाइन किया हुआ है, जैसे इंटीजर, फ्लोट, डबल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ऐसा स्टडी किया भी है। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी सी लैंग्वेज के अंदर बने हुए हैं, उसको हम लोग कीवर्ड्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब होता है कि ऐसा वर्ड जिसको प्रोग्रामर ने डिफाइन किया है। मींस जैसे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने वेरिएबल का नेम डिफाइन किया था, इंटीजर, एनयूएम, नंबर, इस तरह से हमने डिफाइन किया। तो ये क्या कहलाता है? यही कहलाता है आपका एक आइडेंटिफायर। ये रिजर्व वर्ड नहीं है, इसको प्रोग्रामर ने डिफाइन किया है। तो प्रोग्रामर डिफाइन वर्ड को हम लोग आइडेंटिफायर के नेम से जानते हैं, और जो ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है सी लैंग्वेज में उसको हम लोग कीवर्ड्स के नाम से जानते हैं। इसी तरह फंक्शन के साथ भी हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी फंक्शन का नेम भी आप डिफाइन कर सकते हो जब फंक्शन का चैप्टर स्टडी करेंगे तब। ओके। ये आइडेंटिफायर के लिए एक सर्टेन रूल्स डिफाइन किया हुआ है। मींस आइडेंटिफायर किस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, और यहाँ पे वंस अगेन मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है सारे पॉइंट्स। ओके। नेक्स्ट है, यदि किसी वेरिएबल को कांस्टेंट डिफाइन करना चाहते हो तो इस तरह से देखो, इंटीजर a इक्वल टू 3, और यहाँ पर एक कॉन्स्ट वर्ड आपने यूज किया। इसका मतलब है कि ये वेरिएबल यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, इसकी वैल्यू को आप अपडेट नहीं कर सकते। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। स्ट्रिंग का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। मीन जैसे सपोज कीजिए आपने यहाँ पर एक नेम इस तरह से राइट किया है, तो ये क्या है? ये मोर देन वन कैरेक्टर है, तो इसको क्या बोलते हैं? हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हुआ है। पंक्चुएटर्स, इसका भी यूज हम लोगों ने हर एक प्रोग्राम में किया है। इसमें कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं, जैसे सेमी कॉलन हम लोगों ने यूज किया है, पैरेंथेसिस यूज किया है, ये ब्रेसेस आपने यूज किया है, ये सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट भी हम लोग यूज करेंगे, कॉमा में हम लोगों ने यूज किया है। तो ये सारे सिंबल्स है, इसी को पंक्चुएटर्स कहते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसके बिना आप कोई प्रोग्राम नहीं बना सकते हो। ऑपरेटर्स का मतलब होता है ये एक्शन परफॉर्म करता है कि आपको किस तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन आप परफॉर्म करने जा रहे हो। जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे राइट किया है a प्लस बी, तो आप जानते हो a और b को क्या बोलते हैं? a और b को हम लोग ऑपरेंड्स कहते हैं। और ये जो प्लस साइन है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑपरेटर। यानी ऑपरेटर ये डिसाइड करता है कि इस ऑपरेंड्स के ऊपर, a और b के ऊपर, किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स, इसके टाइप्स, और इसका किस तरह से यूज करते हैं, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अरिथमेटिक ऑपरेटर जो बेसिक मैथमेटिक्स ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है उसको हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर कहते हैं, जिसमें आपको पता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलस ऑपरेटर। मैं डिवाइड एंड मॉडुलस ऑपरेटर को डिस्कस कर लेता हूं। जैसे सपोज कीजिए 4 डिवाइड बाई 2 आपने राइट किया है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 टू जा 4, यानी 2 टाइम ये डिवाइड करेगा तो इसको ये 2 रिटर्न करेगा। और इसी की जगह यदि आप मॉडुलस ऑपरेटर यूज करते हो तो 4 को 2 से डिवाइड करेगा और इसका ये रिमाइंडर बताएगा, यानी रिमाइंडर इसका क्या आएगा? 0 आएगा। आप 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर वैल्यू 0 आएगा। इसी तरह 5 मॉडुलस 2 क्या आएगा बताओ? 1 आना चाहिए। ठीक है, 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा। तो इस तरह से ये ऑपरेटर्स ऑलरेडी आप सबको पता है, जिसका यूज हम लोग सी लैंग्वेज में करने वाले हैं। देखिए, रिलेटिव ऑपरेटर का यूज किया जाता है कंडीशन को टेस्ट करने के लिए, और ये ट्रू और फॉल्स में आंसर को रिटर्न करता है। ट्रू का मतलब इसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉल्स को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ देख सकते हो एक डबल इक्वल का साइन है, इसको इक्वल टू साइन कहते हैं। ये कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है कि दोनों ऑपरेंड्स इक्वल है या नहीं है, ए और बी इक्वल है या नहीं है। इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हो। 4 इक्वल टू 4, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर ट्रू आएगा। यदि आपने 4 इक्वल्स टू 5 राइट किया है तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। इसी तरह आप देखो यहाँ पर 4 नॉट इक्वल्स टू 5, इसका मतलब ये आंसर ट्रू या फॉल्स है? ये ट्रू आना चाहिए। यदि मैंने यहाँ पे इस तरह से राइट किया 4 नॉट इक्वल टू 4, तो ये क्या है? फॉल्स है। देखो, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। आप इसको जज करने के लिए क्या करो, पहले आप सेंटेंस बना लो। जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया 4 इज नॉट इक्वल टू 5। अब देखो, ये सेंटेंस आपने बना लिया। आप जज करो कि ये सेंटेंस सही है या नहीं है। यानी कोई आपसे ये कहे कि 4 इज नॉट इक्वल टू 5, तो आप इसको सही मानोगे या गलत मानोगे? वो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि 4 5 का इक्वल नहीं है, तो ये क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। अब इसको देखो, इसको चेक करो। 4 नॉट इक्वल टू, इसको हम लोग इस तरह से राइट करते हैं, 4 इज नॉट इक्वल टू 4। अब ये सेंटेंस आपसे कोई कहे कि 4 इज नॉट इक्वल टू 4, तो इसका मतलब वो गलत कह रहा है।
ये रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो ऑपरेटर्स, ठीक है। ग्रेटर देन आपके समझ में आ रहा है कि इस तरह से 4 ग्रेटर देन 3, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। इसी तरह 4 लेस देन 5, ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब है कि जैसे सपोज करो 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, इसका मतलब है कि ये दोनों या तो इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर देन होना चाहिए। तो देख सकते हो यहाँ पर इक्वल नहीं है बट ये ग्रेटर देन है, तो इस केस में भी क्या प्रिंट करेगा, ट्रू प्रिंट करेगा। इसी तरह सपोज कीजिए 4 लेस देन इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है, या तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए या लेस देन होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 4 क्या है, लेस देन है, तो इस वजह से क्या होगा, ये भी ट्रू होगा। 4 लेस देन इक्वल टू 4, बताओ क्या होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, लेस देन तो नहीं है बट इक्वल है। तो इस तरह से इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लेना, मैथमेटिक्स में आपने किया भी होगा, 6th और 7th क्लास में आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे शायद। तो इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम ना हो। लॉजिकल ऑपरेटर कंडीशन को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें लॉजिकल एंड का मतलब है कि टू और मोर कंडीशन को चेक करता है और इसमें सभी कंडीशन ट्रू होंगे तो रिजल्ट को ट्रू रिटर्न करेगा, और एक भी कंडीशन फॉल्स होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। मैं इसको इस तरह से राइट कर देता हूं, सपोज करो फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकेंड कंडीशन ट्रू है, तो बताओ रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट ट्रू होगा। फर्स्ट कंडीशन यदि ट्रू है, सेकेंड कंडीशन फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट आपका फॉल्स होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन ट्रू है, तो क्या होगा, फॉल्स होगा। यदि दोनों कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, ये फॉल्स होगा। यानी आप इसको याद रखो कि एंड के केस में यदि दोनों कंडीशंस ट्रू है तभी रिजल्ट ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू का मतलब 1, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना, ओके। अब जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, 4 ग्रेटर देन 2 एंड 7 लेस देन 5, इस तरह से मैंने राइट किया है। अब आप देख सकते हो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, और ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो अब आप बता सकते हो ओवरऑल इस एक्सप्रेशन का क्या रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट क्या माना जाएगा, फॉल्स माना जाएगा। इस तरह से आपको इसका सेंस समझना है। इसको प्रोग्रामिंग हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो प्रोग्रामिंग में देखेंगे, बट अभी इसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए और ये कैसे वर्क करता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सपोज करो इस तरह से मैंने लिखा होता 4 ग्रेटर देन 2 एंड 5 लेस देन 7। अब देखो ये कंडीशन क्या है, ये ट्रू है, और ये कंडीशन क्या है, 5 लेस देन 7, ये भी कंडीशन ट्रू है। तो इस केस में ओवरऑल इसका आउटपुट क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, चलिए ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखो और के केस में क्या होगा कि इसमें से एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ये ट्रू एज्यूम करेगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, इसी को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो भी रिजल्ट ट्रू होगा। यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू है और एक फॉल्स है, तो इसके लिए भी क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। इसमें दोनों कंडीशन फॉल्स होगा तभी रिजल्ट फॉल्स माना जाएगा, किसके केस में, और के केस में, याद रखिए। यानी इसके इसमें जब दोनों कंडीशन फॉल्स होगा तो रिटर्न करेगा फॉल्स, और एंड के केस में क्या था, दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी रिटर्न करेगा ट्रू। तो ये आप इस तरह से याद रख सकते हो। अब देखो एग्जांपल से समझते हैं, 4 ग्रेटर देन 2, और के लिए पाइपलाइन यूज करते हैं इस तरह से, 7 लेस देन 5। अब देख सकते हो एक कंडीशन क्या है, ट्रू, और एक कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या माना जाएगा, इसका रिजल्ट क्या माना जाएगा, यस ट्रू माना जाएगा, क्योंकि और का डेफिनेशन क्या है, एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होता है। हो गया क्लियर है कॉन्सेप्ट। यस अगेन यदि दोनों कंडीशन ट्रू होगा, 4 ग्रेटर देन 2 एंड 5 लेस देन 7, एक कंडीशन क्या है, ट्रू है, एक कंडीशन क्या है, ये भी ट्रू है, तो भी रिजल्ट ट्रू होगा, ठीक है। जब दोनों कंडीशन फॉल्स होगा तभी रिजल्ट फॉल्स माना जाएगा। जैसे 7 लेस देन 5 और 8 लेस देन 5, ये देखिए यहाँ पर ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन फॉल्स है और ये भी कंडीशन फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, तो इस केस में इसका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स माना जाएगा, ओके। चलिए अब देखो, ये जो नॉट है ये सिंगल कंडीशन को ये टेस्ट करता है, सिंगल कंडीशन को के साथ ये वर्क करता है, और जो कंडीशन है उसका अपोजिट रिजल्ट डिस्प्ले करता है। जैसे सपोज कीजिए 4 ग्रेटर देन 2, ये कंडीशन दिया हुआ है और नॉट इस तरह से यूज करते हैं। अब देखो एक कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका अपोजिट आएगा। तो ये कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा, इसका इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा, ठीक है। यानी नॉट का डेफिनेशन क्या है, कंडीशन यदि ट्रू है तो रिजल्ट फॉल्स होगा, कंडीशन यदि फॉल्स है तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। तो इस तरह से आप इजीली याद रख सकते हो, और इसका इंप्लीमेंटेशन हम लोगों को प्रोग्राम में करना पड़ेगा, ओके। बिटवाइज ऑपरेटर बाइनरी बिट्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है, यानी जिस डिजिट के ऊपर इसको अप्लाई करोगे सबसे पहले उसको ये बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद ये टास्क को परफॉर्म करेगा। वन बाय वन हम लोग इसको लर्न करते हैं।
बिटवाइज एंड को सिंगल एंड से राइट किया जाता है इस तरह से, जबकि आपने लॉजिकल एंड में देखा था इसको 2 टाइम लिखा गया था, इस तरह से लिखा जाता है। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिए, बिटवाइज एंड यूज करने जा रहे हो तो सिंगल एंड आपको यूज करना है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर आपने 4 एंड 6 इस तरह से आप राइट करोगे, तो ये क्या करेगा कि ये सबसे पहले 4 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा 100, फिर 6 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा 110, और इसको देखो एंड ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करना है, लॉजिकल एंड वाला लॉजिक ही यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर देखो फर्स्ट कंडीशन ये क्या है, ये फॉल्स है और ये फॉल्स है, तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये फॉल्स है और ये ट्रू है, तो क्या होगा, ये भी फॉल्स होगा। ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो क्या होगा, ट्रू होगा। एंड में मैंने आपको बताया था कि जब दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो देखिए 100 होगा, और इसका डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या प्रिंट होगा, ये 4 प्रिंट होगा। यानी ये जो प्रोसेस हो रहा है ये बाइनरी में, ये सब मेमोरी के अंदर होगा, ये आपको शो नहीं करेगा, इसको आप डिस्प्ले भी नहीं कर सकते। आप जब इस एक्सप्रेशन को राइट करोगे तो आपके स्क्रीन पे ये वाला आउटपुट 4 प्रिंट हो जाएगा, दैट्स इट। अब इसी को एंड के साथ आप अप्लाई करना चाहते हो, जैसे देखो सॉरी और के साथ 4 और 6, तो इसमें अगेन ये 4 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करो 100, 6 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करो 110, और इसके ऊपर फिर और ऑपरेशन अप्लाई करना है, लॉजिकल और। जो लॉजिकल और में रूल क्या था, एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ देख सकते हो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स होगा। ये देख सकते हो ये क्या है, ये आपका फॉल्स है और ये क्या है, ट्रू है, तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। और यहाँ देख सकते हो ये दोनों ट्रू है, तो रिजल्ट क्या होगा, ऑफ कोर्स ट्रू होगा। 110 इसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये 6 को प्रिंट करेगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग बिटवाइज एक्सॉर को समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए 4 एक्सॉर 6 आप ये कैलकुलेट करना चाहते हो। सबसे पहले आप एक्सॉर का रूल मैं आपको बता देता हूँ। एक्सक्लूसिव और कहते हैं इसको। इसको मैं एक टेबल से पहले रिप्रेजेंट कर देता हूँ, 00011011। यानी आप यहाँ देख सकते हो कि इसमें दोनों कंडीशन जिसमें सेम होगा उसका आउटपुट 0 होगा। यहाँ पर देखो ये दोनों सेम है, इसका आउटपुट 0 होगा, यानी 1 और 1 ये क्या होगा, 0 होगा। ये दोनों कंडीशन सेम है तो इसका आउटपुट 1 0 ट्रीट किया जाएगा, ओके। और यहाँ भी दोनों कंडीशन सेम है तो इसका आउटपुट भी क्या होगा, 0 होगा। यहाँ देखो एक कंडीशन 0 है और दूसरा 1 है, यानी फॉल्स और ट्रू, तो क्या होगा, ये ट्रू होगा। यानी जब दोनों कंडीशन डिसिमिलर हो यानी सेम नहीं हो तो आउटपुट 1 होगा, और जब कंडीशन सेम हो तो इसका मतलब है वो 0 होगा। दोनों 0 देन 0, दोनों 1 देन 0, ओके। चलिए अब इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं। 4 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करो, क्या होगा, 100। 6 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करो 110। अब इसको आप एक्सोरिंग ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो। आप देख सकते हो इसमें ये 0, ये 0, दोनों सेम कंडीशन है तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ भी देख सकते हो 1 है और यहाँ 1 है, ये दोनों सेम कंडीशन है तो क्या होगा, 0 होगा। और आप इसको देखो ये दोनों डिसिमिलर है, तो दोनों डिसिमिलर होगा तो क्या होगा, इसी रूल को फॉलो करते हुए मैंने इसको राइट किया है। अब इसको ये डेसिमल में रिप्रेजेंट करेगा तो क्या होगा, इसकी बाइनरी 2, यानी स्क्रीन पे आपको 2 शो करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। बिट वाइज नॉट या इसको वन एस कॉम्प्लीमेंट्स भी कहते हैं। जैसे सपोज करो आप 4 का कॉम्प्लीमेंट्स कैलकुलेट करना चाहते हो, तो अगेन ये 4 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और इसमें जितने भी डिजिट है इसको इन्वर्ट कर देगा। यानी ये जो 0 है ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो 1 है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, ये 3 प्रिंट करेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब है कि ये डिजिट को इन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है जैसे आप ये 4 डिजिट है इसको लेफ्ट शिफ्ट करना चाहते हो, तो इसका मतलब है जो 4 का बाइनरी है 100, इसमें जितने डिजिट्स हैं इन सभी डिजिट को ये लेफ्ट साइड में ये शिफ्ट कर देगा, ठीक है। और इसी तरह 100 को राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो ये सारे डिजिट ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ये देखो ये आउट हो जाएगा, ये वाला 0, ये वाला 0 यहाँ पे आएगा और ये वाला 0 यहाँ पे आएगा। देखो ये मैंने जस्ट इसका मीनिंग आपको समझा दिया है। बेसिकली ये इस सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। आपके सिलेबस में एक और सब्जेक्ट होगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आप लोग पढ़ोगे इन डिटेल। ये सारे ऑपरेशन 8 बिट रजिस्टर के अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है। यहाँ जस्ट मैंने एक एग्जांपल से समझाने का कोशिश किया है कि कैसे वर्क करता है, बट जब आप इस सब्जेक्ट की स्टडी करोगे तो यहाँ पर ये जितने भी ऑपरेशन हम लोगों ने अभी अप्लाई किया है ये सभी ऑपरेशन 8 बिट रजिस्टर के अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है। यानी जैसे यहाँ पे 4 का बाइनरी मैंने राइट किया 100, तो इसको रजिस्टर में जब स्टोर करते हैं तो ये इसको 8 बिट्स में राइट किया जाता है, 5 6 7 8 इस तरह से राइट किया जाता है। ये आप दूसरे सब्जेक्ट में स्टडी करोगे, इस सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, बट आपको रेफरेंस के लिए इतनी नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ओके।
असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया जाता है वैल्यू को असाइन करने के लिए, जैसे कि आपने मैथमेटिक्स में भी किया हुआ है। ये इक्वल टू 5 इस तरह से राइट करते हैं, इसका मतलब है कि ए की वैल्यू आपने 5 असाइन किया हुआ है। ओके, बट सी लैंग्वेज के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर को और भी कई तरीके से यूज किया जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है इक्वल साइन। ये बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर है। उसके बाद जितने भी अरिथमेटिक या यहाँ तक कि बिटवाइज ऑपरेटर को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। उन सभी ऑपरेटर के साथ यदि इक्वल साइन आप इस तरह से अप्लाई करते हो तो उसको हम लोग यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर इसको कहते हैं। और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब जैसे प्लस इक्वल यहाँ पे राइट किया हुआ है, इसका मतलब है कि पहले ऐड करना है उसके बाद असाइन करना है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए ए की वैल्यू मैंने यहाँ पर 3 लिया है और इसको आपने इस तरह से राइट किया है प्लस इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है कि ए की जो इनिशियल वैल्यू है इसमें 2 को प्लस करना है और उसको फिर से असाइन कर देना है। यानी इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद ए की वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप सबको? जैसे यहाँ पर ए इक्वल्स टू 3 है, इसको मैं इस तरह से भी राइट कर सकता हूँ ए प्लस 2। यानी ए की वैल्यू में 2 प्लस करो और ए में असाइन कर दो। इसी को इन शॉर्ट आप इस तरह से राइट कर सकते हो ए प्लस इक्वल टू 2। यानी ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट दोनों सेम है। इसी तरह जैसे सपोज कीजिए ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे 5 असाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 5। इस तरह से मैंने राइट किया है, तो इसका सेंस क्या होगा? इसका सेंस होगा कि ए को 5 से मल्टीप्लाई करो और फिर से इसके अंदर इसकी न्यू वैल्यू को असाइन कर दो। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? 5। 5 मल्टीप्लाई 5 क्या होगा? 25। अब ए के अंदर क्या न्यू वैल्यू क्या होगा? ए के अंदर 25 होगा। ठीक है। यूनरी ऑपरेटर का मतलब है सिंगल ऑपरेंड के साथ वर्क करता है। जैसे सपोज करो आप a माइनस बी राइट करते हो, तो यहाँ पर जो माइनस ऑपरेटर है 2 ऑपरेंड के साथ वर्क कर रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग बाइनरी ऑपरेटर। लेकिन जब ये सिंगल ऑपरेंड के साथ वर्क करे, इस तरह से आप लिखते हो माइनस बी, तो इसका मतलब क्या है? ये यूनरी ऑपरेटर है। या आप -5 इस तरह से राइट करते हो, तो ये क्या है? नेगेशन यानी -5 है। तो ये सिंगल ऑपरेंड के साथ वर्क कर रहा है, इसीलिए इसको यूनिरी ऑपरेटर कहते हैं। ऐसा आपने मैथमेटिक्स में भी किया होगा। सेम कॉन्सेप्ट यहां भी है, सी लैंग्वेज में आप यूज करते हो। इसको यूनिरी माइनस भी कहा जाता है, नेगेशन भी कहा जाता है, राइट। सी लैंग्वेज के अंदर ये प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये दो इंपॉर्टेंट यूनिरी ऑपरेटर है जिसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सपोज करो ए की वैल्यू आपने 5 यहाँ पे असाइन किया है और ए प्लस प्लस आप राइट करते हो, तो इसका सिंपल मीनिंग है कि इसकी ए की वैल्यू में 1 को ऐड कर देगा, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, राइट। इसको आप इस तरह से भी राइट कर सकते हो प्रोग्राम में, ए इक्वल टू ए प्लस 1। बट ये यूनिरी ऑपरेटर नहीं होगा, बट रिजल्ट दोनों का सेम है। इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी आप राइट कर सकते हो। तो यूनिरी ऑपरेटर का मतलब है कि आपको ये प्लस प्लस ऐसे यूज करना चाहिए। अब देखो, इसको यूज करने का तरीका है, आप यहाँ पर ये जो वेरिएबल है इससे पहले भी अप्लाई कर सकते हो और वेरिएबल के बाद भी अप्लाई कर सकते हो। जानते हो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग प्री इंक्रीमेंट और इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। नॉर्मल केसेस में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ए प्लस प्लस ए या ए प्लस प्लस, दोनों का मतलब है 1 का इंक्रीमेंट होना है, यानी 1 इसमें ऐड कर दिया जाएगा। बट स्पेशल केसेस में इसमें डिफरेंस होगा, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी तरह माइनस के साथ भी सेम कॉन्सेप्ट है। ए माइनस माइनस या माइनस माइनस ए अप्लाई कर सकते हो, इसका मतलब है 1 डिक्रीमेंट हो जाएगा। जैसे ए की वैल्यू 5 है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? 4 हो जाएगा, यानी 1 माइनस कर देगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। बट स्पेशल केसेस में प्री और पोस्ट में डिफरेंस है, जो अभी हम लोग दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे। एक और ऑपरेटर है आपका साइज ऑफ ऑपरेटर, इसको भी यूनिरी ऑपरेटर कहते हैं और इसका यूज किया जाता है ये साइज रिटर्न करने के लिए, यानी डेटा टाइप का साइज आप यहाँ आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो डेटा टाइप आपने स्टडी किया हुआ है, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट। अब आप ये पता करना चाहते हो कि ये आपके जो कंपाइलर है यानी जो सी लैंग्वेज है, ये कितना बाइट स्पेस ले रहा है इंटीजर के लिए, कैरेक्टर के लिए। तो साइज ऑफ ऑपरेटर के हेल्प से इस चीज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो अभी हम लोग सिस्टम पे करेंगे साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज। ओके, इसमें एक और यूनिरी ऑपरेटर हो सकता है नॉट, जो आपने लॉजिकल नॉट आपने किया था, ये भी सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज होता है, तो इसको भी आप यूनिरी ऑपरेटर कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया यूनिरी ऑपरेटर क्या होता है। अभी हम लोग एग्जांपल से ये प्री एंड पोस्ट का मीनिंग समझेंगे। ओके, देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए ए की वैल्यू आपने 5 असाइन किया और बी इक्वल्स टू ए प्लस प्लस आपने इस तरह से राइट किया है। अब आप बता सकते हो कि यहाँ पर ए की क्या वैल्यू है। ए देखो ए प्लस प्लस हो रहा है, तो ए की वैल्यू क्या होगा? 6 होगा। और बताओ बी में क्या स्टोर होगा?
बी में यहाँ 5 स्टोर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ये प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट है, इसका मतलब है कि ए की वैल्यू पहले ये इसमें असाइन करेगा, उसके बाद ये इंक्रीमेंट होगा। तो इसने क्या किया, ए की वैल्यू पहले इसमें असाइन कर दिया, तो ए की वैल्यू क्या है 5 है, तो इस वजह से बी में क्या स्टोर हो गया 5, और उसके बाद ए इंक्रीमेंट हो गया, तो ए की वैल्यू क्या हो गया 6। एक और एग्जांपल से समझिए इसको, a इक्वल 5 एंड b इक्वल प्लस प्लस ए। देखना यहाँ पे मैंने प्री इंक्रीमेंट यूज किया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये पहले क्या करेगा, इंक्रीमेंट होगा a की वैल्यू, उसके बाद यहाँ पर b में इसकी वैल्यू को असाइन करेगा, तो a की वैल्यू क्या होगा 6 होगा, और b की वैल्यू क्या करेगा ये 6 होगा, क्योंकि पहले ये इंक्रीमेंट हो चुका है, उसके बाद ये b में इसने असाइन किया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर a की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, यानी ये तो इंक्रीमेंट होगा एनी हाउ। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ की b की वैल्यू में, इसमें क्या है 5 है, और यहाँ b की वैल्यू 6 है। यहाँ 5 क्यों हुआ, क्योंकि इसने पहले असाइन किया बाद में इंक्रीमेंट किया, और यहाँ पे क्या है पहले इंक्रीमेंट किया फिर असाइन किया। ठीक है, आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल यहाँ देख सकते हो, मैंने लिया हुआ है एक्स वाई, और यहाँ पर x की वैल्यू मैंने 5 असाइन किया हुआ है। अब देखो यहाँ पर प्लस प्लस एक्स यानी प्री इंक्रीमेंट है, तो पहले इंक्रीमेंट होगा, तो आप देख सकते हो x की वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया, और ये मैंने 3 ऐड किया हुआ है, तो 6 प्लस 3, इसका ओवरऑल आंसर क्या आएगा 9 आएगा, यानी y की वैल्यू क्या होगा 9 होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल यहाँ देखिए, x की वैल्यू मैंने क्या लिया हुआ है 5, y इक्वल एक्स प्लस प्लस, ये देखो पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो इस एक्सप्रेशन में कौन सी वैल्यू कंसीडर होगा, ये प्लस प्लस बाद में होगा, पहले x की जो ओरिजिनल वैल्यू है, यानी यहाँ पर ये 5 कंसीडर करेगा, और प्लस 3 ये क्या हो गया 8 हो गया, लेकिन x उसके बाद x प्लस प्लस हो जाएगा, तो इस वजह से यदि आप x को प्रिंट करना चाहोगे तो x की वैल्यू यहां भी 6 प्रिंट करेगा। ये समझ में आ रहा है? तो इस तरह से देखो ये ऑपरेशन वर्क होता है, आप इसको सिस्टम पे भी चेक कर सकते हो। मैंने कंप्लीट एग्जांपल यहाँ पर राइट किया है, आप चाहो तो इसको सिस्टम पे टाइप कर सकते हो और इसका आउटपुट देख सकते हो, बट आपको यहाँ पे लॉजिक समझना है कैसे वर्कआउट होता है। तो देखो a की वैल्यू मैंने यहाँ पे 5 असाइन किया है, b की वैल्यू मैंने 3 असाइन किया है, और यहाँ मैंने एक्सप्रेशन राइट किया है a प्लस प्लस, देखो पोस्ट इंक्रीमेंट है, b प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट है। देखो यहाँ पे मैंने गैप के साथ इसलिए राइट किया है कि आपको समझ में, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ये प्लस प्लस और ये प्लस में, ये जो प्लस है इन दोनों वेरिएबल के ऊपर एडिशन आपको करना है, ये प्लस इसलिए लिखा हुआ है। अब देखो ये कैसे एग्जीक्यूट होगा इसको समझिए आप, ए प्लस प्लस और बी प्लस प्लस दोनों पोस्ट इंक्रीमेंट है। क्या बताया मैंने, पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब है कि पहले वैल्यू असाइन करेगा उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर देखो ए की वैल्यू क्या असाइन करेगा, ए की वैल्यू क्या है 5 है, और बी की वैल्यू क्या है 3 है। पहले ये ओल्ड वैल्यू को असाइन करेगा, उसके बाद ये इंक्रीमेंट होने वाला है, तो इस वजह से 5 प्लस 3 ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और उसके बाद ए और बी दोनों की वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, तो ए की वैल्यू क्या है 5 है तो ये 6 हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 3 है तो 4 हो जाएगा, और सी ऑलरेडी इसने कैलकुलेट कर लिया 8। तो इस तरह से देखो ये आउटपुट आपके स्क्रीन पे प्रिंट होगा। ओके, ये समझ में आ रहा है? चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखो ये मैंने ए की वैल्यू 5 असाइन किया है, बी की वैल्यू 3 असाइन किया है, और यहाँ देखो ए के साथ हमने पोस्ट इंक्रीमेंट किया है, यहाँ पर ए प्री है और यहाँ पर ए प्री है, और ये देखो स्पेस के साथ इसलिए रेट किया है कि आपको इसके ऊपर प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ओके, अब यहाँ एक चीज और नोटिस करो कि यहाँ पर सेम वेरिएबल मैंने लिया है 3 टाइम्स, तो ऐसे केसेस में जब एक ही ऑपरेटर बार बार यूज किया जा रहा हो तो आप इसको राइट से लेफ्ट की तरफ इसका एग्जीक्यूशन करोगे इस केस में। ओके, तो सबसे पहले देखो a प्लस प्लस, देख रहे हो यहाँ पे प्लस प्लस ए, यानी ये प्री इंक्रीमेंट है। प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, ये सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगा, ये 5 है तो इसकी वैल्यू क्या करेगा, ये पहले एग्जीक्यूट करेगा ए की वैल्यू को, तो ये क्या हो गया 6 हो गया। उसके बाद आप यहाँ देखिए प्लस प्लस ए अगेन, अब यहाँ पे आएगा, अभी ए की करंट वैल्यू क्या है, ये देखो ए की करंट वैल्यू अभी 6 हो चुका है, तो अब ये प्लस प्लस ए यानी फिर से एग्जीक्यूट करेगा, तो ए की वैल्यू अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो ए प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो ये क्या करेगा, पहले वैल्यू असाइन करेगा, ये बाद में इंक्रीमेंट करेगा, तो ए की करंट वैल्यू क्या है 7 हो चुका है, आप देख सकते हो, तो यहाँ पर ये 7 को कंसीडर करेगा, बाद में ये प्लस प्लस होगा, तो यहाँ 7 कंसीडर करेगा, तो आप देख सकते हो 7 प्लस 6 यानी इसका रिजल्ट क्या आ गया 20 हो गया, यानी सी के अंदर ये 20 स्टोर करेगा। उसके बाद ए की वैल्यू इंक्रीमेंट जरूर होगा, ये देखना एक पेंडिंग है हमारा इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट था 7 यूज कर लिया, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 7 में 1 ऐड करेगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और बी की वैल्यू में देखो हमने कोई चेंजेस नहीं किया है, तो इस वजह से जो 3 है ये 3 प्रिंट करेगा, और सी की वैल्यू आप देख रहे हो 20 हमने कैलकुलेट किया था 20 प्रिंट करेगा। तो आपको ये समझना है कि ये ऑपरेशन किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, आप चाहो तो इसको एज इट इज सिस्टम पे टाइप करो और फिर वहां पे इसका आउटपुट देख सकते हो।
मैंने यहाँ एक कंप्लीट एग्जाम्पल राइट किया है, आप चाहो तो इसको सिस्टम पे टाइप कर सकते हो, रन करके इसका आउटपुट देख सकते हो। बट आपको यहाँ पे ये फोकस करना है कि ये कैसे वर्क करता है, इसके लॉजिक को आपको समझना है। तो देखो, ए की वैल्यू मैंने 5 असाइन किया, बी की वैल्यू मैंने 3 असाइन किया है, और एक एक्सप्रेशन मैंने राइट किया है जहां पर ए और बी का मैंने एडिशन किया है, और ए के साथ देख सकते हो यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट है, और बी के साथ यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट होने की वजह से सबसे पहले क्या करेगा, ये इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करेगा और बाद में इसका इंक्रीमेंट होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस प्लस पहले एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ पर ए की जो ओल्ड वैल्यू है वो यहाँ पे असाइन करेगा। तो ए की वैल्यू क्या है, अभी 5 है, और बी की ओल्ड वैल्यू क्या है, यानी अभी जो करंट वैल्यू है क्या है, वो 3 है। तो 5 प्लस 3 ये क्या एग्जीक्यूट करेगा, ये 8 एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद ए और बी इंक्रीमेंट होगा, तो ए प्लस प्लस होगा तो ए की वैल्यू क्या हो गया, ये 6 हो जाएगा, और बी प्लस प्लस होगा तो इसमें इसकी वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा 4, और सी की वैल्यू ऑलरेडी इसने कैलकुलेट कर लिया है, 8 प्रिंट करेगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हो, पोस्ट इंक्रीमेंट होने की वजह से पहले इसने वैल्यू असाइन किया, उसके बाद ये इसका एग्जीक्यूशन हुआ है। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझ सकते हो, ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे 5 असाइन किया है, बी की वैल्यू मैंने 3 असाइन किया है, और देखो एक एक्सप्रेशन इस तरह से राइट किया है, यहाँ पर मैंने, यहाँ भी एडिशन मैंने किया है, बट डिफरेंस ये है, यहाँ पर ए के साथ पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये ए के साथ प्री इंक्रीमेंट है, और यहाँ ए के साथ प्री इंक्रीमेंट है, यानी सिंगल वेरिएबल के साथ मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है। और तो देखो ऐसे केस में किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा, ये देखिए, सबसे पहले राइट से लेफ्ट की तरफ इसको एग्जीक्यूट करेगा, यानी आपको राइट से लेफ्ट की तरफ इस तरह से कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले इसको, ये वाला ये क्या है, प्री इंक्रीमेंट है, तो इसको एग्जीक्यूट करेगा। देखो यहाँ पे पहले एग्जीक्यूट करेगा फिर वैल्यू असाइन करेगा। तो प्लस प्लस ये एग्जीक्यूट करेगा, तो ए की वैल्यू क्या होगा, ए की वैल्यू 5 है तो क्या होगा, 6 होगा। अगेन यहाँ पे कर्सर आएगा, आप देखो प्लस प्लस ये फिर से प्री इंक्रीमेंट है, तो ये भी एग्जीक्यूट होने वाला है। तो ए प्लस प्लस एक और बार ए प्लस प्लस करेगा तो क्या होगा, ये ए की करंट वैल्यू क्या है, अभी 6 है, तो ये 6 में 1 प्लस करेगा तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा इस पोजीशन पे। और यहाँ देखो ए प्लस प्लस, बट यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पहले वैल्यू यहाँ असाइन करेगा फिर बाद में इंक्रीमेंट होने वाला है। तो यहाँ पर क्या असाइन करेगा, ए की करंट वैल्यू क्या है, 7, तो देखो यहाँ पर ये 7 को असाइन करेगा, और इस तरह से 7 प्लस 6, ये देखिए इसका आउटपुट क्या कैलकुलेट करेगा, ये 20 कैलकुलेट करेगा। लेकिन यहाँ पर देखो ये इंक्रीमेंट पेंडिंग है, ये अभी इंक्रीमेंट नहीं हुआ था, इसने ए की जो करंट वैल्यू था इसको असाइन किया, असाइन करने के बाद ए इंक्रीमेंट होगा, तो उसके बाद ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू ये 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बी में मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया है, तो बी की वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, और सी ऑलरेडी इसने कैलकुलेट कर लिया है 20, तो इस तरह से ये स्क्रीन पे आपका प्रिंट होने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो ऐसे और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने तरफ से, ऐसे एक्सप्रेशन राइट कीजिए, और सिस्टम पे इसको रन करके देख सकते हो और समझ सकते हो कि इसका आउटपुट कैसे आ रहा है। ओके, साइज ऑफ ऑपरेटर का मैं यहाँ पर एक यूज बताने जा रहा हूँ कि ये किस तरह से आप डेटा टाइप का साइज प्रिंट करते हो। आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है कि आप साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करके डेटा टाइप का साइज डिस्प्ले करो। तो देखो यहाँ पे मैंने एक सिंपल मैसेज राइट किया है, साइज ऑफ कैरेक्टर। ये मैसेज आप कुछ भी राइट कर सकते हो, मुझे कैरेक्टर डेटा टाइप का साइज आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर देखो परसेंटाइल डी। अब डी मैंने क्यों लिखा है, आप लोग कंफ्यूज मत होना कि आपने कैरेक्टर के लिए सी बताया था और यहाँ पे डी टाइप कर रहे हो। तो इस डी का मतलब यह है कि जो इसका साइज होता है वो बेसिकली इंटीजर में ही होता है, यानी डिजिट में होता है। 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट, ऐसे साइज होता है। तो ये जो साइज प्रिंट करेगा वो बेसिकली डिजिट में ही प्रिंट करेगा, इसीलिए आपको डी यूज करना है। देखो फ्लॉट के लिए भी मैंने यहाँ पे डी यूज किया है, मतलब मुझे फ्लॉट वैल्यू प्रिंट नहीं करना है, इस फ्लॉट डेटा टाइप का जो साइज होगा कंप्यूटर के अंदर वो प्रिंट करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ इसका साइज ऑफ ऑपरेटर इस तरह से यूज किया जाता है, साइज ऑफ विदाउट स्पेस आपको राइट करना है, और यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप, यहाँ देखो मैंने इंटीजर, यहाँ फ्लॉट, यहाँ डबल। तो इस तरह से आप इसको राइट कर लोगे। और इसमें देखो जो आपका कंपाइलर होगा वो जितने बाइट साइज को सपोर्ट करता है, जैसे अभी मेरा जो कंपाइलर है वो इंटीजर 4 बाइट लेता है, तो यहाँ पे इंटीजर का साइज 4 बाइट प्रिंट करेगा, कैरेक्टर का साइज 1 बाइट प्रिंट करेगा, फ्लॉट का 4 बाइट प्रिंट करेगा, और डबल का ये 8 बाइट प्रिंट करेगा। तो ये डिपेंड करता है, कई बार इंटीजर 2 बाइट भी प्रिंट हो सकता है आपके सिस्टम में, यदि कंपाइलर 2 बाइट सपोर्ट कर रहा हो तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये पहले भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो इसका साइज क्या है, 1 है, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। इसका साइज क्या होता है, 2 या 4, यानी अभी हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग ये 4 लेगा, और ये फ्लॉट 4 बाइट, और ये बाइट्स में लेता है, यस, और ये क्या होगा, ये 8 बाइट्स में स्पेस लेगा। आप इसको रन करके देखना चाहोगे तो इस तरह से देखो, मैंने कंपाइल एंड रन किया, और यहाँ आप इसको देख सकते हो, इसका आउटपुट देखो आपके स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले हो रहा है। देखिए जो मैंने आपको बताया अभी कि कैरेक्टर 1 बाइट
ये इंटीजर देखो 4 बाइट ले रहा है, फ्लोट 4 बाइट है और डबल 4 बाइट है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, क्लियर। बाइनरी ऑपरेटर, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है, बाइनरी ऑपरेटर का मतलब है कि ये टू ऑपरेंड्स के साथ ये वर्क करता है, जैसे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी, ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये हमेशा टू ऑपरेंड्स के साथ वर्क करता है, तो इसको हम लोग बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। तो बाइनरी ऑपरेटर के लिए कोई भी न्यू ऑपरेटर डिफाइन नहीं किया हुआ है सी लैंग्वेज के अंदर। अरिथमेटिक ऑपरेटर जो टू ऑपरेंड्स के साथ वर्क करता है, रिलेटिव ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर एक्सेप्ट नॉट, नॉट के अलावा बाकी जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर है वो भी टू कंडीशन के साथ वर्क करता है, तो ये भी आपका बाइनरी ऑपरेटर है। बिटवाइज ऑपरेटर, इसमें कंप्लीमेंट्स यानी नॉट के अलावा बाकी जितने भी ऑपरेटर है वो भी बाइनरी ऑपरेटर की तरह ट्रीट करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर भी आपका बाइनरी ऑपरेटर की तरह वर्कआउट करता है। तो इस तरह से ये सारे ऑपरेटर्स क्या है, ये कहलाता है आपका बाइनरी ऑपरेटर्स, क्योंकि ये टू ऑपरेंट के साथ वर्क। टर्नरी ऑपरेटर का मतलब है कि ये थ्री ऑपरेंड के साथ वर्क करता है, और इसमें थ्री ऑपरेंड में जो फर्स्ट ऑपरेंड है वो आपका कंडीशन होता है, सेकेंड ऑपरेंड आपका क्वेश्चन मार्क्स है, थर्ड ऑपरेंड आपका एक कॉलन है। इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं क्योंकि ये कंडीशन चेक करता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे 10 लिया है, बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे 5 असाइन किया है, और एक एक्सप्रेशन इस तरह से राइट किया है, ए ग्रेटर देन बी, एंड ये स्पेस, और उसके बाद मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क्स ए राइट किया है, कॉलन यहाँ मैंने बी राइट किया है, और यहाँ पे मैंने एक्स राइट कर दिया है, राइट। यानी इस ये जो एक्सप्रेशन है इसका आउटपुट यहाँ एक्स के अंदर स्टोर होगा। बट इसमें कंडीशन के ऊपर ये डिपेंड करता है इसका आउटपुट क्या आएगा। ये सबसे पहले कंडीशन को इवेलुएट करेगा, कंडीशन को चेक करेगा। यदि कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के साथ जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा, यहाँ देख सकते हो मैंने ए राइट किया हुआ है, तो इस एक्सप्रेशन का जो आउटपुट होगा वो एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। किस केस में? जब कंडीशन ट्रू होगा तब। और यदि ये कंडीशन फॉल्स होगा तो यहाँ कॉलन के साथ जो भी एक्सप्रेशन है, जैसे मैंने यहाँ पे बी राइट किया हुआ है तो बी की वैल्यू स्टोर होगा। यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन होता है जैसे एक्स प्लस वाई होता तो एक्स प्लस वाई को एग्जीक्यूट करके और फिर ये यहाँ पर एक्स में स्टोर करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कंडीशन ट्रू होगा तो क्वेश्चन मार्क, कंडीशन फॉल्स होगा तो कॉलन वाली वैल्यू इसमें प्रिंट होगा। अभी आप देख सकते हो ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है 5 है। तो यहाँ पे आप देखिए कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? यस, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होगा तो क्या होगा, ये जो कॉलन क्वेश्चन मार्क के साथ क्या है, ए है, तो ए की वैल्यू को एक्स के अंदर स्टोर कर देगा। तो इस केस में ए की वैल्यू क्या आएगा, एक्स की वैल्यू क्या होगा, 10 होगा। यदि ये कंडीशन फॉल्स होगा, सपोज करो मैंने इसको 50 कर दिया, अब बताओ कंडीशन फॉल्स है, तो कॉलन के साथ जो वैल्यू होगा, कॉलन के साथ क्या है बी, तो बी की वैल्यू ये स्टोर कर देगा एक्स के अंदर। तो इस केस में क्या होगा, एक्स की वैल्यू ये 50 प्रिंट करेगा। ठीक है, मैंने एक प्रोग्राम लिया है जिसमें आपको थ्री नंबर इनपुट करना है और इसमें लार्जेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है। टर्नरी ऑपरेटर का यूज करोगे, यानी कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करके आपको इस क्वेश्चन को करना है। ये जो क्वेश्चन मार्क्स एंड कॉलन वाले जो ऑपरेटर्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसका यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग साइकोलॉजी समझते हैं कि ये नंबर कैसे फाइंड आउट करता है। तो इसमें सपोज कीजिए ए बी सी थ्री नंबर्स आपने लिया है, इसमें सबसे पहले ये फर्स्ट टू नंबर को कंपेयर करेगा, इसमें जो लार्जर नंबर है उसको स्टोर कर लेगा यहाँ पर ये डी के अंदर, फिर सी और डी को कंपेयर करेगा, इसमें जो लार्जर नंबर है उसको हम लोग ई में स्टोर करेंगे, और ई में जो नंबर होगा वो लार्जेस्ट नंबर होगा, राइट। और भी नंबर होता है जैसे एक्स होता है, इसको कंपेयर करना है तो अगेन ई और एक्स को कंपेयर करेंगे, इसमें जो लार्जेस्ट नंबर होता उसको एक और वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो इस तरह से ये वर्क करता है। आप जितने भी नंबर आप चाहो इस तरह से सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस में राइट करोगे तो आप लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, इसी लॉजिक को मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है। ये देखो 5 वेरिएबल लिया है, यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू मैंने एंटर कर दिया है। देखो सबकी वैल्यू मैंने अलग अलग एंटर किया है। आप चाहो कि एक साथ एंटर करना चाहते हो तो आप इसको ऐसा कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या राइट करना है, यहाँ पर देखिए स्कैन एफ, और यहाँ पर परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, और इस तरह से एम परसेंट ए, एम परसेंट बी एंड एम परसेंट सी। ये देखो एक साथ आप राइट करोगे तो ये डेटा आपका एंटर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे, अब इसको मैंने सपोज करो ए की वैल्यू मैंने 5 एंटर किया है, बी की वैल्यू मैंने यहाँ पर 3 एंटर किया है, और सी की वैल्यू मैंने 9 एंटर किया है, राइट। अब देखो ये कैसे एग्जीक्यूट करता है, इसको पहले चेकआउट करते हैं।
ए ग्रेटर देन बी, यहाँ ए की वैल्यू क्या है 5 है और बी की वैल्यू 3 है, तो ए ग्रेटर देन बी कंडीशन क्या है ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू होने की वजह से क्वेश्चन मार्क के साथ जो वैल्यू है वो डी में स्टोर हो जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगा 5 स्टोर हो जाएगा। अगेन इसको चेक करो, यहाँ डी की वैल्यू क्या है 5 है और सी क्या है सी 9 है। अब इसको चेक करेगा ये कंडीशन ट्रू है नहीं है, ये कंडीशन ट्रू नहीं है। तो ये ट्रू नहीं होने की वजह से क्या होगा, ये जो कॉलन के साथ यानी जब कंडीशन फॉल्स हो तो कॉलन के साथ जो वैल्यू है वो ई के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा ई के अंदर 9 स्टोर हो जाएगा। तो क्या प्रिंट करेगा ये ई में 9, तो ये लार्जेस्ट नंबर मैक्सिमम नंबर क्या प्रिंट करेगा 9 को प्रिंट करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक बार और इसको रन करो सिस्टम पे। और यहाँ पर अब इसकी वैल्यू मैंने 7 पास कर दिया, बी की वैल्यू आपने 10 पास किया है, सी की वैल्यू मैंने यहाँ पर 3 पास किया है। अब देखते हैं कैसे वर्कआउट करेगा। तो देखो ये पहले सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा। ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू क्या है 7 और बी की वैल्यू 10, ग्रेटर देन नहीं है यानी कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स होने की वजह से क्या होगा, कॉलन के साथ जो वैल्यू है वो डी के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो बताओ डी में क्या आएगा बी की वैल्यू 10 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगेन यहाँ देखो डी ग्रेटर देन सी, डी की वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 ग्रेटर देन सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है। तो 10 ग्रेटर देन 3 कंडीशन क्या है ट्रू है। तो ट्रू होने की वजह से यहाँ डी के साथ क्या लिखा हुआ है, डी के साथ क्वेश्चन मार्क्स है, तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू होगा यानी डी की वैल्यू ई के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या है अभी 10 है, तो ई के अंदर क्या स्टोर होने वाला है 10 स्टोर होने वाला है। अब ई को आप प्रिंट करोगे तो ये मैक्सिमम नंबर होगा। तो देखो इसमें मैक्सिमम इसने फाइंड आउट कर लिया। तो इसी तरह आप यहाँ पे और भी नंबर आप इनपुट करके ट्राई कर सकते हो। इसी को बोलते हैं ड्राई रन करना, यानी विदाउट सिस्टम आप प्रोग्राम को रन करते हो। और आप लोगों को इसी तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि आप प्रोग्राम की लॉजिक को इजीली आप समझ पाओ। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स यानी प्रेसिडेंस टेबल यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है, जिससे आप ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से ऑपरेटर का यूज सबसे पहले करना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो पैरेंथेसिस है इसकी प्रायोरिटी हाई है, सबसे पहले इसका कैलकुलेशन आप करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उस एक्सप्रेशन में ये पैरेंथेसिस यूज कर रखा होगा यानी इसमें कोई कैलकुलेशन आपने किया होगा, तो इसको लेफ्ट टू राइट की तरफ एग्जीक्यूट करना है। यानी सबसे पहले इस वाले पैरेंथेसिस को कैलकुलेट करोगे, फिर इस वाले पैरेंथेसिस को करोगे, फिर इस वाले पैरेंथेसिस को करोगे, जैसा कि आप मैथमेटिक्स में करते हो। इसी तरह देखिए इसके बाद इसकी प्रायोरिटी आती है, मान लो किसी एक्सप्रेशन में इसमें से कोई ऑपरेटर दिया हुआ है तो उसको राइट से लेफ्ट की तरफ करोगे। जैसे मान लो ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस ऐसे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक ही एक्सप्रेशन में ये सारे ऑपरेटर्स यूज किए गए हैं। तो इस केस में आप सबसे पहले इसको इवेल्युएट करोगे, फिर इसका इवेल्युएशन करोगे, फिर इसका इवेल्युएशन, फिर इसका इवेल्युएशन, जो कि अभी हम लोगों ने किया है, ऐसा एग्जांपल मैंने आपको बताया भी है। इसी केस में जैसे ये वाला ऑपरेटर्स हो तो इसको लेफ्ट टू राइट की तरफ, आप ये याद रखो राइट टू लेफ्ट की तरफ ये दो तीन ऑपरेटर्स है जिसका यूज किया जाता है एक्सप्रेशन में, अदरवाइज लेफ्ट टू राइट की तरफ किया जाता है। देखो इसको जानना जरूरी इतना नहीं है क्योंकि ये सिस्टम ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर लेता है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे इवेल्युएट करता है, क्योंकि जब सिस्टम में आप प्रोग्राम बनाओगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इसी रूल को फॉलो करते हुए वो कैलकुलेशन करता है। बट एज ए बीसीए बीटेक और एमसीए स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे वर्कआउट होता है। ओके, देखो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया है जिसके हेल्प से मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये ऑपरेटर्स की जो प्रायोरिटी है वो कैसे वर्क करता है। देखो यहाँ पर x की वैल्यू मैंने 2 असाइन किया है, y की वैल्यू 5 असाइन किया है, और देख सकते हो इस एक्सप्रेशन में मैंने यहाँ पर एंड यूज किया है और यूज किया है, और ये पैरेंथेसिस है। तो देखो सबसे पहले ये फर्स्ट पैरेंथेसिस आपको एग्जीक्यूट करना है, और यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या कंसीडर करेगा 2 कंसीडर करेगा ग्रेटर देन 2, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो पहले x की वैल्यू को यहाँ पर ये असाइन करेगा 2 ग्रेटर देन 2, यानी इसका रिजल्ट क्या आएगा, ओवरऑल इसका रिजल्ट फॉल्स आने वाला है। ठीक है, ये फॉल्स हो गया। उसके बाद x की वैल्यू एग्जीक्यूट होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगा। राइट, अब देखो इसका जो फर्स्ट टर्म है ये मैंने फॉल्स एग्जीक्यूट कर लिया, और आप सबको पता है कि एंड में क्या होता है, जब दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी रिजल्ट ट्रू होता है, एक भी कंडीशन फॉल्स होगा तो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इस केस में देखो ये जो फर्स्ट टर्म था ये मैंने फॉल्स एग्जीक्यूट कर लिया, तो इसका मतलब है कि ये वाले कंडीशन को कंपाइलर इग्नोर कर देगा, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये रिजल्ट फॉल्स ही होना है, क्योंकि इसका कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो चलिए इसका मतलब है ये वाला पार्ट चेक नहीं करेगा। अब इस वाले पार्ट को इवेल्युएट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो x की वैल्यू क्या है 3 है।
अब ये प्लस प्लस एक्स होने की वजह से यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। उसके बाद ये चेक करेगा 4 ग्रेटर देन 3, और ये प्री इंक्रीमेंट है, इस वजह से ये पहले इंक्रीमेंट करेगा, एक्स की वैल्यू 4 होगा, फिर कंपेयर करेगा। अब एक कंडीशन क्या है, ये वाला कंडीशन ट्रू है। अब देखो और में मैंने क्या बताया था, एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन ये फॉल्स है। तो ये वाला पार्ट फॉल्स है और फिर ये वाला पार्ट क्या है, ट्रू है। तो ये और क्या एग्जीक्यूट करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा ट्रू। ट्रू का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं ट्रू को। तो इस वजह से जेड के अंदर क्या स्टोर होगा, 1 स्टोर होगा। ये मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है, राइट। और यहाँ पर देखो y एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, इसीलिए y की वैल्यू क्या कंसीडर करेगा, 5। यहाँ पे y की वैल्यू 5 प्रिंट करेगा, और x की लास्ट वैल्यू क्या है, 4 है, तो ये देखो 4 प्रिंट करेगा। तो इस तरह से ये इसका एग्जीक्यूशन होता है, ओके। एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5। यहाँ पे देख सकते हो, इसमें सबसे पहले इसका एग्जीक्यूशन करेंगे। यहाँ पे आप चेक करो x प्लस प्लस, यानी x की वैल्यू क्या कंसीडर करेगा, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इस केस में कंडीशन क्या है, कंडीशन आपका ट्रू है, राइट। अब जबकि ये फर्स्ट कंडीशन आपका ट्रू हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये भी कंडीशन चेक करेगा, तभी आप एंड का एग्जीक्यूशन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहले ट्रू इवेल्युएट हो गया, उसके बाद x की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया होगा, तो x की वैल्यू क्या हो चुका होगा, ये x की वैल्यू 3 हो गया है, राइट। अब देखो, इसे हम डिसाइड नहीं कर सकते एंड का एग्जीक्यूशन, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, तो अब रिजल्ट डिपेंड करेगा सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन यदि ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू होगा, यदि फॉल्स होगा तो ये फॉल्स होगा। इस वजह से यहाँ पे हमें इसको भी इवेल्युएट करना पड़ेगा। इस केस में ऐसा नहीं हुआ था, पहले वाले केस में इसमें क्या था, ये वाला पार्ट फॉल्स था, तो हमें इसको टेस्ट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये फॉल्स है तो ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स होगा। लेकिन यहाँ पर ये वाला कंडीशन ट्रू है, तो अब हमें इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये y यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेगा, y की वैल्यू क्या असाइन करेगा, 5। 5 लेस देन 5, अब इसका कंडीशन क्या होगा, ये कंडीशन हो गया आपका फॉल्स, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये कंडीशन फॉल्स हो गया। लेकिन y की वैल्यू यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा कंडीशन चेक करने के बाद, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर एंड का एग्जीक्यूशन क्या होगा, ये फॉल्स है और ये वाला कंडीशन ट्रू है, तो एंड के केस में क्या होता है, ये जो इसका एग्जीक्यूशन होगा एंड का, ये ओवरऑल क्या होगा, ये फॉल्स होगा। इस चीज को आप नोट कीजिए, फॉल्स होगा। अब और को चेक करते हैं, और वाले पार्ट को, यानी इसमें ए प्लस प्लस एक्स है, यानी एक्स का एग्जीक्यूशन होगा, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू पहले क्या होगा, 4 होगा। उसके बाद एक कंडीशन चेक करेगा, 4 ग्रेटर देन 3। कंडीशन क्या है, ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू है और ये कंडीशन फॉल्स है, राइट। तो फॉल्स और ट्रू, तो और क्या एग्जीक्यूट करेगा, ओवरऑल ट्रू एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि और के केस में क्या होता है, एक भी कंडीशन ट्रू हो तो रिजल्ट ट्रू होगा। ट्रू का मतलब क्या होता है, ये 1 को रिप्रेजेंट करता है, तो जेड में क्या स्टोर करेगा, 1 स्टोर कर देगा। और y की वैल्यू यहाँ पे क्या हुआ है, देखो 6 हो चुका है, राइट। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहाँ देखो मैंने 4 कैलकुलेट कर लिया था, तो ये 4 प्रिंट करेगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये ऑपरेटर का एग्जीक्यूशन होता है। तो आप ऐसे और भी एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर सकते हो यदि आपको और ज्यादा डिटेल समझना है तो। अदरवाइज एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है, बट एज ए बीसीएमसी स्टूडेंट आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ओके। देखो, आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस राइट कर दिए हैं, इसको इवेल्युएट करना है, यानी यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करके x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस आप किस तरह से करोगे, यहाँ पर सबसे पहले चेक करो कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें कितने वेरिएबल्स है। 2 वेरिएबल्स है, a और b। तो आप a और b की वैल्यू यूजर से आप एंटर करवाओगे, यानी a की और b की वैल्यू आप स्कैन करवाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या करो, आप इसको सिंपल, आपको इस फॉर्मूला को राइट कर देना है। जैसे यहाँ पर a और b है, तो इसका मतलब a मल्टीप्लाई b आपको राइट करना है, इस तरह से पैरेंथेसिस में राइट करोगे। माइनस a टू द पावर 3 है, इसका मतलब है a को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो, इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, फंक्शन भी है, बट अभी फंक्शन मैंने आपको बताया नहीं है, तो इस वजह से आप इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, इस तरह से। ये मल्टीप्लाई मैंने राइट किया है। एंड अगेन b टू द पावर 3 है, तो इसको फिर आप राइट करोगे b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b, इस तरह से आप राइट करो। उसके बाद देखो, यहाँ पे डिवाइड करना है इन सारे पूरे पार्ट को, तो ये पूरे पार्ट को आप एक और यहाँ पे पैरेंथेसिस में क्लोज करो, डिवाइड बाय। अब ये क्या है, 2ab, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, और फिर इसको भी आप ब्रैकेट में इस तरह से क्लोज करोगे। तो ये देखिए, इसको कैलकुलेट करके रिजल्ट सी के अंदर स्टोर होगा। अब इसको आप प्रिंट कर लो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के और भी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके।